नमस्कार, हिंद किसान डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हमारे खास मेहमान हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। तोमर साहब पिछले कार्यकाल में भी पंचायती राज मंत्री थे, इस्पात मंत्रालय का काम देखा, संसदीय मामलों के मंत्री रहे और उसके पहले एक लंबा उनका काम है राजनीति का भी और जनजीवन से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश में भी पंचायती राज मंत्रालय उन्होंने देखा और मनरेगा को इतना वहाँ पर काम हुआ कि मध्य प्रदेश की गिनती जब मनरेगा शुरू होती है देश के सबसे आगे काम करने वाले राज्यों में रही है। इसके साथ ही अभी जो उनके पास दो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, देश की बहुत बड़ी आबादी, करीब 70% आबादी के जीवन को प्रभावित करते हैं। किसान हो, ग्रामीण आबादी हो, जनसेवा के और बाकी कार्यक्रम हो, ग्रामीण विकास का मसला हो, ये तमाम सारे ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमारी इकोनॉमी और समाज दोनों के लिए सबसे अहम स्थान रखते हैं। इनसे जुड़े तमाम सारे मसलों पर हम लोग बात करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी से। तोमर साहब, आपका स्वागत है हिंद किसान डायलॉग में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि देश में इस वक्त कोविड-19 महामारी का प्रकोप है और उसने दुनिया के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इस वक्त जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इकोनॉमी को पटरी पर लाने वाला इंजन साबित हो सकता है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए हरवीर जी, हमारे देश की मुख्य ताकत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि है। एक लंबे कालखंड तक इस अर्थव्यवस्था को जितना बल मिलना चाहिए उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभाव रहा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारी गांव की अर्थव्यवस्था, परंपराएं, आपस का बंधुत्व भाव और सामूहिकता ये इतनी ताकतवर थी कि देश में मुग़ल आए तो भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अंग्रेज़ भी बहुत दिनों तक राज किए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के ताने बाने को वो प्रभावित नहीं कर पाए। आज़ादी के बाद इस ताकत को पहचानने और प्राथमिकता देने की ज़रूरत थी। यद्यपि इस क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद लगातार गांव, गरीब, किसान, इस पर बल दिया। ग्रामीण क्षेत्र में मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, इस पर धनराशि उपलब्ध कराने को प्राथमिकता पर रखा। कृषि का क्षेत्र आगे बढ़े, कृषक की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए अगर आवश्यकता योजना की पड़ी तो योजना बनाई, आय सहायता में योगदान करने की पड़ी तो आय सहायता में योगदान करने के लिए भी तंत्र बनाया। और जब कोविड-19 आया तो ग्रामीण क्षेत्र ने और कृषि के क्षेत्र ने फिर से एक बार सिद्ध किया कि कैसी भी प्रतिकूलता हो, यह अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी रह सकती है। और इसलिए आप देखेंगे कि जब कोविड आया और लॉकडाउन हुआ तो उस समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कि जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो कृषि के क्षेत्र में जो अनुमतियाँ दिया जाना अपेक्षित था उन्होंने वो अनुमतियाँ प्रदान की, इसलिए फसल कटाई का काम पूरा हुआ, देश में उपार्जन का काम पूरा हुआ, ग्रीष्म ऋतु की फसलें
गत वर्ष की तुलना में अधिक बोई गई और खरीफ की फसल को भी अभी देखेंगे तो देश कोविड से उबरा नहीं है, लेकिन खरीफ की फसलें भी गत वर्ष की तुलना में 13 लाख हेक्टेयर ज़्यादा बोई गई। धान 10% अधिक बोया गया है, दलहन 5% है, तिलहन 13% है। ये किसान की और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत का परिचायक है। और आप देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में काम आने वाली जो उपकरण हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो या अन्य प्रकार के उपकरण हों, आज वो क्षेत्र भी अपनी अच्छी भूमिका निभा रहा है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो, पहले से अधिक मांग बढ़ी है। हाँ, करीब फर्टिलाइजर 40% ज़्यादा और बिका है। इसलिए कृषि का क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ये देश की बड़ी ताकत भी है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि कृषि के क्षेत्र को हम प्राथमिकता पर रखें, अनुसंधान की दृष्टि से भी, जी, किसान की माली हालत सुधारने की दृष्टि से भी, कृषि शिक्षा की दृष्टि से भी, और किसान को खेती करने में सुगमता हो, आज़ादी हो, उसको इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले। इस सब का प्रबंध सने सने आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जी। में हो रहा मैं है। अगला सवाल जो है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि रबी अच्छा हुआ, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, लोगों को उनकी जो फसलें थी उनकी खरीद हुई, पैसा गया, और खरीफ में करीब 13 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त बुआई अभी हुई है। सामान्य मानसून है, खरीफ भी अच्छा रहेगा। तो जो कृषि उत्पाद हैं या किसानों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले फसलों के अलावा बाकी उत्पाद भी हैं, उनकी आपूर्ति बहुत बेहतर है, वो ज़्यादा रही। लेकिन जो बाकी जो कंजम्पशन सेक्टर हैं इन उत्पादों के, या कॉमन मैन भी, उनकी आर्थिक स्थिति पर जो असर आया, उसके चलते मांग की कमी का एक संकट कृषि क्षेत्र झेल सकता है। क्योंकि आप कोविड में भी देखेंगे कि जो खाद्यान्न है, दालें हैं, उनकी सरकारी खरीद हुई। कुछ फसलें ऐसी थी जो कि पेरिसेबल जिन्हें हम कहते हैं, जल्दी नष्ट होने वाली, जिसमें आपका फल, सब्जी, दूध, खास तौर से पोल्ट्री, इन किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। और अभी भी फिर से ये सेक्टर भी पटरी पर आ रहे हैं। आपूर्ति बहुतायत में है, खपत पर असर पड़ सकता है। इस परिस्थिति से लड़ने के लिए क्या रणनीति हमारे पास है सरकार की तरफ से? देखिए, कोविड-19 के दौरान सरकार के द्वारा खाद्यान्न की प्रतिपूर्ति बहुत अच्छे से की गई। किसान का उत्पादन वह भी बम्पर हुआ। लेकिन यह सच है कि जब लॉकडाउन था तो आवाजाही पर प्रतिबंध था, इसलिए फल हो, फूल हो, सब्जियां हों, जल्दी नष्ट होने वाली जो फसलें थीं, उनके किसानों को निश्चित रूप से प्रभावित होने की स्थिति आई। यह एक पक्ष है। जी। उसका दूसरा पक्ष ये भी है, अगर हम देखें तो पूरे देश में आवश्यकता के अनुसार दूध लोगों को मिलता रहा, आवश्यकता के अनुसार सब्जी भी मिलती रही, और आवश्यकता के अनुसार फल भी मिलते रहे। लेकिन जितनी मात्रा में, जितने सस्ते दाम पर शहरी क्षेत्र में उपलब्धता होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। लेकिन अगर दूध शहर नहीं आ पाया तो गांव के लोगों को सस्ते दाम पर दूध की उपलब्धता हो गई। जहां कोऑपरेटिव थे वहाँ दूध के किसान को नुकसान नहीं हुआ। फलों के लिए हम लोगों ने MIS स्कीम लागू की, राज्यों को आग्रह किया इस स्कीम का लाभ
किसान ले सकते हैं राज्य के साथ मिलकर। और सब्जियों की भी दूध जैसी कमोवेश स्थिति थी। आम तौर पर अगर आप व्यवहार में देखेंगे तो दूध गांव में पैदा होता है और किसान को लगता है कि अगर दूध बेच देगा तो नगद पैसा मिल जाएगा। तो कई बार एक परिवार में अगर 10 किलो दूध पैदा होता है तो वो 1 किलो दूध भी बचाता नहीं है, 10 का 10 किलो दूध तोल देता है। तो घर के लिए भी दूध नहीं बच रहा था, तो घर पे लोग खोआ भी नहीं कर पा रहे थे, घर पे खीर के लिए भी संकट था। तो इस दौरान बड़ी मात्रा में गांव में दूध और सब्जियों की उपलब्धता रही। तो एक पक्ष उसका ये भी है, लेकिन जो फूल के किसान थे जी, उनको 100% उन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि मंदिर बंद थे, राजनीतिक कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम बंद थे, एक दूसरे को बुके देने का जो चलन है वो बंद था। तो इसके कारण फूल के किसान बहुत प्रभावित हुए हैं। लेकिन बाकी दूध, फल और सब्जी, इनके किसानों का भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। लेकिन अब अनलॉक हो गया है जी, धीरे धीरे ज़िंदगी सामान्य हो रही है और मुझे लगता है कि अब किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक नहीं है। किसान ठीक से इस दिशा में बढ़ रहा है और सरकार ने लगातार इन सब चीज़ों को देखते हुए अनेक कदम उठाए हैं। मैं उस पिछले पर आऊँगा। दिनों अभी जो है ये सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। आपने खुद इस बात को स्वीकार किया कि जो फूल वाला किसान था, जो सब्जी वाला था, दूध वाला था, पोल्ट्री वाला था, उनको कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इनको डायरेक्ट जो फ़ायदा करने की बात है या नुकसान की भरपाई के लिए कोई सीधे कोई उस तरीके से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि की 2 किस्तों में 30,000 करोड़ से ज़्यादा आप लोगों ने ट्रांसफ़र किया। मनरेगा में अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराए, 40,000 करोड़ बजट बढ़ाया, फिर 50,000 करोड़ के अतिरिक्त काम दूसरी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के जरिए भी ग्रामीण क्षेत्र में दिए। तो मेरा जो पॉइंट था, जो किसानों के नुकसान की भरपाई का, वहाँ पर कदम क्यों नहीं कोई मजबूत उठाया? देखिए, दरअसल क्या होता है कि हर चीज़ का मुआवजा देना यह हर समय आवश्यक नहीं होता। दूसरी बात, जब इस प्रकार के नुकसान होते हैं तो नुकसानों का आकलन प्रथमतः राज्य को करना होता है। तो राज्यों से भी इस प्रकार का कोई मेमोरेंडम आया नहीं। अगर आता तो नियमानुसार उस पर विचार होता। लेकिन अगर हम देखें तो खेती के क्षेत्र में किसान के जीवन में खुशहाली आए, इस दिशा में पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस 1.5 साल के पीरियड में 93,000 करोड़ रुपया किसान की जेब में गया है। 17,000 करोड़ रुपया तो लॉकडाउन के पीरियड में उनको उपलब्ध कराया। दूसरा, फसल के उपार्जन का पैसा भी उनके अकाउंट में उनको प्राप्त हुआ। जब हम किसी भी वर्ग को उन्नत करने की बात करते हैं तो अनुदान ही सब कुछ नहीं होता। हम किसान को 80-85 हज़ार करोड़ रुपया फर्टिलाइज़र की सब्सिडी देते हैं जी, समर्थन मूल्य पर 20 रुपए किलो में गेहूँ खरीदते हैं, 2 रुपए किलो में उसका डिस्पर्स करते हैं, ये भी एक अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी है। बीज पर सब्सिडी है, सिंचाई पर सब्सिडी है, फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी है ही। ये सब सब्सिडी के माध्यम से ही अगर किसान खड़ा होता जी, तो अभी तक किसान को कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात की और जब 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की तो उसी में 1 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अवसंरचना के लिए प्रावधान किया
20,000 करोड़ रुपया फिशरीज के लिए तय किया, 15,000 करोड़ रुपया पशुपालन के लिए, 4,000 करोड़ रुपया हलवल खेती के लिए, 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग के लिए, 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए। ये सब प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो अभी गैप्स बचे हैं, कम से कम उन गैप्स को हम भर सकें। तो हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हिंद किसान डायलॉग में नरेंद्र सिंह तोमर जी से बातचीत जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. ब्रेक के बाद हिंद किसान डायलॉग में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर साहब, ये जो आपने कई सारे बातें की कि इतना हमने पैकेज दिया, ये सब हुआ, और एक जो बड़ा काम आप बोलने भी वाले थे जिस पे मैं आ रहा हूँ अभी, कि इसी दौरान कृषि मार्केटिंग सुधारों को लागू करने के लिए 3 बड़े कानूनों पर सरकार ने फैसला लिया अध्यादेशों के जरिए। तो एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन तीनों की ऐसी क्या अहमियत है कि तीनों को एक साथ घोषणा की गई? पहला पॉइंट ये। दूसरा मेरा ये है कि इन अध्यादेशों का किसान और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी और राज्य विरोध क्यों कर रहे हैं? इन दोनों बातों का आप जवाब दीजिए। ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया। मैं पहले सवाल को 1 मिनट में पूरा करता हूँ। कृषि का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकारी निवेश तो हुआ, लेकिन निजी क्षेत्र का निवेश नहीं हुआ। बाकी आप देश के सभी क्षेत्रों को देखो, जो क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं उनमें निजी निवेश बड़ी मात्रा में जी। हमारे देश का 85% किसान छोटा किसान है। छोटा किसान खुद निवेश नहीं कर सकता, छोटे किसान के साथ बड़ा आदमी निवेश करने पहुंच नहीं सकता। तो कुल मिला के जो निवेश है वो जिला स्थान से नीचे जा ही नहीं रहा है। जबकि पूरे हिंदुस्तान को ग्रो करना है तो निवेश निजी क्षेत्र का गांव और खेत तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए ये जो 1 लाख करोड़ का अवसंरचना फंड है, इस फंड के माध्यम से ये 1 लाख करोड़ रुपया जिले से नीचे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचेगा, किसान की आवश्यकता को पूर्ति करेगा, किसान अपनी फसल को रोक सकेगा, मन चाहे समय पर बेचने की स्थिति में आएगा। और इस फंड के मूर्त रूप लेने के बाद जी बड़ी मात्रा में गांव में रोजगार के अवसर खड़े होंगे। गांव में रोजगार के अवसर खड़े होंगे तभी गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्र की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा किया है, चाहे वो घर में शौचालय का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे रसोई गैस का मामला हो, चाहे गरीब आदमी को आवास उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे ग्रामीण सड़क का मामला हो। ये सब अधोसंरचना उसे मिल गई। अब कृषि की अधोसंरचना इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से उसे मिलने वाली है। इससे रोजगार भी खड़ा होगा तो गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। जैसा आपने पूछा कि जो अभी नए ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं उनमें प्रमुख रूप से किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। जी। 1 लाख रुपए की लागत से कोई भी उत्पादन करने वाला उद्यमी है
मान लो कोई पेन बनाता है, तो पेन बनाने के बाद उस पेन की कीमत वो स्वयं तय करता है। कहाँ बेचेगा ये वो तय करता है, कब बेचेगा ये वो तय करता है। किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता होने के बावजूद भी वो अपनी फसल का दाम तय नहीं कर सकता, कहाँ बेचेगा ये तय नहीं कर सकता। कुल मिला के देश को तो आज़ादी 1947 में मिल गई, लेकिन किसान आज भी बंधा हुआ था जी। उसे मंडी में जाना ही है, मंडी में जो भाव लगे उस पर बेचना ही है। अगर भाव अच्छा मिला तो उसका भाग्य है, अगर अच्छा नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में शाम तक उसको बेच के ही आना पड़ता है। और तमाम सारी उलझन, तमाम सारे टैक्सेस, इसका भार भी किसान को उठाना पड़ता था। जैसे मंडी टैक्स को अगर हम देखें तो 1-2% से लेके किसान पर 8% तक लगता है। अब 8% अगर मंडी टैक्स कहीं लग रहा है तो ये 8% तो व्यापारी किसान से ही वसूल कर रहा है। अगर मेरा उत्पादन कोई खरीद रहा है तो वो टैक्स देगा तो मेरा 8% कम में खरीदेगा, तभी तो वो टैक्स देगा। मुझे तो फ़ायदा देने की उसकी नीयत होती नहीं है। और इसलिए ये बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा था कि कोई ऐसा निर्णय करना चाहिए, लेकिन कोई भी नेता ऐसे नहीं थे जिनमें पॉलिटिकल विल हो और उसके कारण निर्णय नहीं कर पाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य ऑर्डिनेंस पारित किया और अब पूरे देश में मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड हो सकेगा, अंतर्राज्यीय व्यापार हो सकेगा। किसान अपने घर से, खेत से, वेयर हाउस से एक राज्य से दूसरे राज्य में सौदा कर सकेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा। मंडी के बाहर तमाम सारे ई प्लेटफॉर्म खड़े होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसान को निश्चित रूप से आने वाले कल में इसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है वो मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार। लोग वैसे ही ज़बरदस्ती भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः हम देखेंगे, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, कि निजी निवेश खेत तक नहीं पहुंचा। ये किसान के नुकसान का एक बड़ा कारण भी है। अब इस एक्ट के बनने के बाद यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी प्रोसेसर गांव में किसान के खेत तक पहुंचेगा जी। और वो उसके साथ उसकी फसल का करार करेगा। ज़मीन के साथ करार नहीं होगा, फसल के साथ करार करेगा, मिनिमम मूल्य की गारंटी देगा, वो उत्पादन ऐसा कर पाए जो वैश्विक मानदंडों के अनुरूप हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसका एक्सपोर्ट भी किया जा सके। तो अभी तक सामान्य तौर पर हम भाषण तो देते हैं फसलों का विविधीकरण होना चाहिए जी। और गेहूं और धान बहुत बढ़ रहा है, पानी की बचत करो, कहते में सबको अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी किसान रिस्क इसलिए नहीं लेता कि उसको मालूम है कि अगर उसने फसल डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत गेहूं की खेती को छोड़ के मौसम्बी का पेड़ लगा दिया, अब उसकी मौसम्बी खरीदेगा कौन? लेकिन यह एक्ट इस बात की सहूलियत किसान को और प्रोसेसर को देता है कि आप मौसम्बी पर जाइए, प्रोसेसर से कांटेक्ट करिए, मौसम्बी की जब फसल आएगी तो ये प्रोसेसर इस करार के माध्यम से उसको मिनिमम मूल्य की गारंटी देगा कि भाई कैसी भी प्रतिकूलता रहे, तुम्हारी मौसम्बी मैं इतने रुपए किलो तो खरीदूंगा ही। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है, जैसे मान लें थोड़ी देर के लिए मौसम्बी का भाव 10 रुपए किलो है और एक औसत 3-4 साल का निकाल कर हम लोगों ने तय किया कि भाई हम मिनिमम मूल्य 8 रुपए किलो रख लेते हैं। तो 8 रुपए किलो का करार हो गया और 8 रुपए किलो प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रोसेसर को किसान को भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन फसल जब आई उस समय मौसम्बी जो है बाज़ार में 20 रुपए किलो है।
तो इस करार में ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 8 रुपये किलो के स्थान पर अगर मौसम्बी इतना प्रतिशत उस समय भाव बढ़ जाएगा तो उस बढ़े हुए भाव का इतना भाग यह किसान को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इतने अच्छे अच्छे प्रावधान हैं, लेकिन किसानों को क्यों आशंका हो रही है? और एक चीज़ इसमें जो सबसे मुखर होकर के लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो 3 का अध्यादेश आए हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम का भी आया है जिससे कारोबार आसान हो, इनमें कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं है, एमएसपी का जिक्र नहीं है तीनों में कहीं भी। इसी मसले को सबसे ज़्यादा लोग उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या? देखिए एक बात बताओ, एमएसपी कौन से एक्ट में भारत सरकार के बताइए? एमएसपी कानून का विषय नहीं है, एमएसपी सरकार की योजना है। और ये हमने कहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी जारी रहेगी। रबी की एमएसपी घोषित हो गई थी, खरीफ की एमएसपी घोषित होने वाली है। तो एमएसपी एक अलग विषय है और मंडी से किसान को आज़ादी मिले ये दूसरा विषय है। क्लस्टर खेती हो, वैश्विक मानदंडों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हो, एक्सपोर्ट क्वालिटी के मानकों के अनुरूप क्लस्टर डेवलप हों, इसके लिए जो रिफॉर्म लाए गए हैं उसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी हमारा कार्यक्रम है और एमएसपी पर खरीद होती थी, हो रही है और आगे भी होती रहेगी। आप राज्यों के साथ बात भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से आपकी बात हुई है। आज पंजाब विधानसभा ने इनके खिलाफ अपना प्रस्ताव पारित किया। और दूसरा ये है कि एक ये भी लोगों का ग्रीवांस है कि चर्चाएं ओपनली होनी चाहिए थी। लॉकडाउन में अध्यादेश ले आए, अगर लोगों से जो स्टेक होल्डर है उनके साथ चर्चा होती, हो सकता है कुछ इसमें और बेहतर होता। अभी जब ये विधेयक के रूप में संसद में रखे जाएंगे कानून, क्या आपको लगता है कि कुछ ज़रूरी तब्दीलियां अगर उठती हैं बात तो वो संभव है? और ख़ास तौर से जो ग्रीवांस वाला जो एक विवाद निपटारे वाला जो हिस्सा है, जिसमें क्योंकि वो सिर्फ एसडीएम से शुरू होगा और आपके जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार तक जाएगा, तो इन चीज़ों पर भी लोगों का कहना है। तो क्या हम देख सकते हैं कि जो फीडबैक आप लोगों को मिल रहा है कि कुछ इसमें बदलाव भी हो सकते हैं? देखिए दरअसल क्या है, ये ऑर्डिनेंस किसान केंद्रित हैं, जिनको किंतु परंतु लगाना है उनको इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जहाँ तक हम लोगों ने इन ऑर्डिनेंस को लाए वो किसान की भलाई के लिए, किसान की उन्नति के लिए, किसान को आगे बढ़ाने के लिए इन कानूनों को हम लेकर आए। जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, लोकसभा में ये बिल के रूप में आएगा और उस समय डिस्कशन होगा तो हम जो चर्चा होगी उसका उत्तर देंगे। जहाँ तक कंसल्टेशन का प्रश्न है तो इनको लाने से पहले हम लोगों ने किसान नेताओं से बातचीत की थी। दूसरा, हम लोगों ने सरकार, राज्य सरकारों के ऑफिसर से भी बातचीत की थी और मुझे लगता है इसमें सभी प्रकार से किसान का फ़ायदा है। लेकिन किसान को छोड़कर अगर किसी व्यक्ति को और किसी दल को किसी और वर्ग की नुमाइंदगी करना है तो उसके लिए स्वतंत्र है। एक बड़ा फोकस ये, क्योंकि वो एक तरीके से ये कंटिन्यूटी का पैकेज की तरह से है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर सरकार का बहुत फोकस है कि फार्मर्स के समूह बने, वो अपने कंपनी बनाएं। तो ये एक है, इसमें इसके ऊपर काफ़ी ये है। प्लस कोऑपरेटिव को लेकर के भी कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें आपका क्या मानना है कि एफपीओ कंपनी एक्ट में बेहतर है अब, क्योंकि कोऑपरेटिव में भी अनुमति दे दी है आप लोगों ने, तो या वहाँ बेहतर है? क्योंकि कोऑपरेटिव का ही एक दूसरे स्वरूप के रूप में एफपीओ को देखा जा सकता है कि वहाँ भी किसान मिलकर के काम करते थे, यहाँ भी वैसा ही है। नहीं, किसान उत्पाद संगठन एफपीओ जो है वो कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकता है, कोऑपरेटिव एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकता है। ये हम लोगों ने प्रावधान करके रखा है। एफपीओ 10,000 हम नए बनाने वाले हैं और एक एफपीओ को खड़ा करने में लगभग 40 लाख रुपए हम 5 साल में खर्च करेंगे। एफपीओ के माध्यम से हमारी कोशिश है कि बहुत सारी संख्या में छोटे छोटे किसान आपस में जुड़ें। अभी
5 बीघा का किसान है तो वो किसी भी प्रकार की उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है। वो एक तौर से जो भी खेती में लगने वाली सामग्री है उसको भी खैरीज में ही खरीदता है। लेकिन 300 किसान का अगर एक एफपीओ होगा तो वो फर्टिलाइज़र भी थोक में खरीदेगा एफपीओ, तो उसे सस्ते में मिलेगा। वो पेस्टिसाइड भी थोक में खरीदेगा, बीज में थोक में खरीदेगा, सिंचाई का एकीकृत साधन भी ड्रिप इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई की तरफ वो जा सकता है। सरकार की जो योजनाएं उनका लाभ और सब्सिडी भी ले सकता है। तो एफपीओ के माध्यम से जब लोग खेती करेंगे तो उनकी लागत भी कम होगी। और दूसरा, एफपीओ अपने उत्पाद का प्रोसेसिंग भी कर सकता है, पैकेजिंग भी कर सकता है, लेवलिंग भी कर सकता है। इसके लिए वो 2 करोड़ रुपए का लोन भी ले सकता है, और 2 करोड़ रुपए का लोन लेगा तो उसकी गारंटी भी हम देंगे और 3% ब्याज छूट भी उस पर देंगे। इससे क्या है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनका रकबा भी बड़ा हो जाएगा, उनके उत्पादन का वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा। सब चीज़ थोक में खरीदेंगे तो लागत भी कम हो जाएगी, और 300 किसान अपने उत्पाद के वॉल्यूम को एक साथ मिलकर कहीं सौदा करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो किसान को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सारी प्रक्रिया में एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन करने की तरफ सरकार जा रही है, एग्रीकल्चर को बिजनेस की तरह देख करके, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ एक सामाजिक स्वरूप भी है। तो इस ये जो आक्षेप है इस पे आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, आक्षेप मिथ्या है। और कुल मिला के इन सब के माध्यम से हमारी कोशिश है कि किसान की माली हालत सुधरना चाहिए, कृषि की ग्रोथ बढ़ना चाहिए, खेत में उत्पादकता बढ़नी चाहिए, किसान के खेत तक निजी निवेश पहुंचना चाहिए और गांव की सूरत बदलना चाहिए। गांव और कृषि दोनों आत्मनिर्भर बनेंगे तो भारतवर्ष आत्मनिर्भर बनेगा। तो हिंद किसान डायलॉग में हम लोग अभी ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपसे मिलेंगे। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का एमपी में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssultms.co.in या कॉल करें 9826293590। ब्रेक के बाद हिंद किसान डायलॉग में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। बीमा योजना काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसमें कई राज्यों ने कुछ या तो बदलाव किए या कुछ राज्य उससे बाहर ही हो गए। तो जो एक बीमा का कवर किसानों को देने की एक महत्वाकांक्षी ये योजना थी, इस तरह से तो इसके ऊपर ही सवाल आ जाएगा लॉन्ग रन में। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इस योजना में राज्य अपनी बीमा योजना बनाए, ये प्रावधान भी हमने करके रखा है। इसलिए किसी राज्य को ऐसा लगता है कि वो अपनी बीमा योजना बनाना चाहता है तो हमसे अनुमति लेकर बना सकता है, और अगर हमारी गाइडलाइंस के अनुसार वो अपनी बीमा योजना बनाता है तो हम प्रीमियम में भी उसको जो अपेक्षित मदद है वो हम करेंगे। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपया किसान का प्रीमियम के रूप में जमा हुआ जी। और जब प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान हुआ तो 58,000 करोड़ रुपए का मुआवजा बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों को दिया गया। और अभी सभी राज्य इसको कर रहे हैं। कुछ राज्य हैं जो अलग से विचार कर रहे हैं, तो उनको हम सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, कई राज्यों में अभी जैसे एक तो आपने कहा कि खरीफ 13 लाख हेक्टेयर बढ़ गया, यूरिया की किल्लत हो गई है, जबकि इंडस्ट्री कह रही है हमने 24% ज़्यादा आपूर्ति की, अभी तक मेरी बात भी हुई है वहाँ पर।
तो ये इस तरह की समस्या क्यों पैदा हो गई? देखिए, क्या आकलन हम लोग नहीं कर पाए समय से? नहीं, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत या सीड की ज़रूरत, ये सब ज़रूरतों के लिए हम लोग लगातार राज्यों से बात करते रहते हैं और राज्यों को अपनी आवश्यकता प्रतिपादित करनी होती है कि भाई अगली फसल के लिए हमको इतना फर्टिलाइज़र चाहिए, इतना सीड चाहिए, इतनी फलानी चीज़ चाहिए। तो वो जो आवश्यकता अपनी बताते हैं, उस आवश्यकता के अनुरूप केंद्र प्लान करता है। तो जो आवश्यकता राज्यों ने चिन्हित की, उस हिसाब से तो फर्टिलाइज़र उनके पास जा रहा है, यूरिया उनके पास जा रहा है। लेकिन अब इस बार बरसात भी अच्छी हो गई और इस बार बुआई भी बढ़ गई और वो कहीं ना कहीं अपना आकलन उनका जिस बुनियाद पर था, उसके कारण निश्चित रूप से हर जगह थोड़ी थोड़ी खपत बढ़ रही है और इसके कारण राज्यों की डिमांड आती रहती है। ये जो आपका दूसरा मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आप लोगों को राजनीतिक मजबूती में बड़ा योगदान रहा उसका। शौचालय बने, घर बने, पिछली बार जो आप लोगों का इतना रिकॉर्ड काम था। अभी जो परिस्थिति है, एक तो मनरेगा में आवंटन बढ़ाया, बाकी जो वहाँ पर काम चल रहा है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा और आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। पिछले दिनों आपने अनुभव किया होगा कि 13वें फाइनेंस कमीशन की जो अनुशंसाएं थीं, उसके अनुसार देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 5 वर्ष के लिए 65,000 करोड़ रुपया मिलता था। मोदी जी के आने के बाद 2015 में 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई और उसमें फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा थी कि 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को दिया जाए। मोदी जी ने 1 रुपया भी नहीं काटा। गत 5 वर्षों में 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों पर धरातल पर खर्च हुआ, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ का काम चल रहा है, लेकिन मोदी जी ने नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना का 3rd फेज़ भी प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 3rd फेज़ में 1,25,000 किलोमीटर नई सड़क बनाई जा रही है, चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इन सड़कों से ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल, महाविद्यालय, कचहरी, इन सारे स्थानों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस पूरी परियोजना पर 80,250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2022 तक हर आवासहीन को आवास मिल जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की दृष्टि से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोग 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप पर काम कर रहे हैं, जिससे कि 7 करोड़ बहनें देश भर में जुड़ी हुई हैं और इनको आजीविका प्राप्त हो रही है। और इन बहनों का भी और सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी कोविड-19 के दौरान बड़ा योगदान रहा। ग्रामीण क्षेत्र में कोविड न घुसे, इस दृष्टि से भी उनका योगदान रहा। मास्क और सैनिटाइज़र बनाना और वितरण करना, इस दृष्टि से भी उन्होंने भूमिका अच्छी निर्वाह की। और ग्रामीण क्षेत्र में गांव में रहकर ही वो अपना काम करके और निश्चित रूप से अपनी आजीविका कमा सके, इस दिशा में भी अच्छा काम एक हो रहा है। मनरेगा पे मेरा एक सवाल है। एक तो क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे शहरी इलाकों से प्रवासी मजदूर गांव में वापस गए, वहाँ उनको काम की ज़रूरत थी, सरकार ने उसका आवंटन बढ़ाया। लेकिन कई राज्यों का कहना है कि अभी वो जो 100 दिन की सीमा है, क्योंकि ये असामान्य समय है, इसमें 100 दिन की सीमा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्लस जो संसाधन है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा खर्च होने के करीब है। तो इस पर क्या आप लोग कुछ विचार करेंगे कि? ये देखिए, दरअसल मनरेगा बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और जब से हम लोग आए तब से लगातार मनरेगा में आवंटन बढ़ता जा रहा है और मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने लाखों संरचनाएं जन उपयोगी बनाई हैं। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई है। 99% श्रमिकों को हम
डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भुगतान कर रहे हैं। जब कोविड-19 आया तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि भाई गांव में रोज़गार की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन दिया। अभी मनरेगा में बहुत अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन ये सच है कि इतना तेज़ है कि जल्दी जल्दी राशि खर्च हो रही है। जहाँ तक 100 दिन से आगे दिन बढ़ाने की मांग है, ये बहुत लोकप्रिय मांग है। अब कोई भी लोग इसके लिए तो धन्यवाद नहीं देते हैं कि 40,000 करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन 100 की जगह 150 कर दो, 150 की जगह 200 कर दो। तो मैं राज्य सरकारों को और बाकी लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि मनरेगा एक्ट में ये प्रावधान है कि 100 दिन एक परिवार को रोज़गार दिया जाना चाहिए, और यह वैकल्पिक रोज़गार है, मूल रोज़गार नहीं है। अब जैसे जैसे काम खुलेगा तो लोगों के लिए और भी रोज़गार के साधन खुलेंगे, और अभी की परिस्थिति में भी राज्य चाहें तो वो रोज़गार के दिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका खर्च उन्हीं को उठाना पड़ेगा। तो उस दिशा में भी राज्य सरकार विचार कर सकती है। अभी तो राज्यों का संसाधनों का टोटा है। एक सवाल मैं आपसे सब्सिडी को लेकर के पूछूंगा। आपने पीछे बताया कि किस किस तरीके से सब्सिडी दी जाती है, और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, आपके पास अब रिकॉर्ड भी आ गया, डाटा भी आ गया है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या कोई सब्सिडीज़ को सीधे किसानों को देने का कोई सरकार उस दिशा में जा रही है क्या, कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी या बाकी सब्सिडीज जो हैं वो इनडायरेक्टली बंद करके सीधे किसानों को दे दें? देखिए, दरअसल एक समय था जब मनरेगा के लोगों को भी पेमेंट डायरेक्ट नहीं मिलता था। अमानत में खयानत की शिकायतें आती रहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभालने के बाद लगातार पारदर्शिता पर उनका बल रहा, और अमानत में खयानत वाली जो परिस्थितियां थीं उनको कैसे तीव्र गति से बदला जाए, इस बात पर उनका हमेशा से जोर रहा, और उसी का परिणाम है केंद्र सरकार की, चाहे वो रसोई गैस की सब्सिडी हो, चाहे पीएम किसान का पैसा हो, ये डीबीटी के माध्यम से लोगों के अकाउंट में जाने लगा। तो निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ हुआ। आपको ध्यान है कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो वो ये कहा करते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो गांव में 15 रुपये पहुंचते हैं, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं गर्व के साथ कि नरेंद्र मोदी जी किसी किसान को 6,000 रुपये भेजते हैं तो वो 6,000 रुपये के 6,000 रुपये उसके खाते में पहुंचते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से और डिजिटलाइजेशन की दृष्टि से जितने भी रिफॉर्म आने वाले कल में किए जा सकते हैं और किया जाना संभव है, वो सब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में होंगे। तो ये हम मान के चलें कि सब्सिडी में डीबीटी आने वाले दिनों में लागू हो सकता है? हाँ, स्वाभाविक रूप से गैस की सब्सिडी तो जा ही रही है, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। नहीं, लेकिन उसमें किसान संगठनों का भी कहना है कि व्यावहारिकता का मसला है, क्योंकि अब एक परिवार में ज़मीन एक आदमी के नाम में है, खेती उसके बच्चे अलग अलग कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि किराए पे ज़मीन लेकर के खेती करते हैं, तो उनकी भी आबादी राज्यवार 10-15 से लेकर 25-30% तक है। एक मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट भी आप लोगों के विचाराधीन है कि ऐसे किसानों को वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो ये क्या पहले मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट लागू किया जाए और उसके साथ अगले चरण में इसको लागू किया जाए? नहीं, जब भी किसी क्षेत्र में डीबीटी शुरू करते हैं तो उस क्षेत्र की प्रकृति और व्यवहारिकता को सरकार ध्यान में रखती है। उसके लिए जिन जिन क्षेत्रों से आवश्यक रूप से कंसल्टेशन करना है वो कंसल्टेशन करती है। आने वाले कल में जब इस दिशा में कदम बढ़ेंगे तो इस क्षेत्र के लोगों से भी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन साथ में जो ये मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, जो पॉलिटिकल जो एक इसको लेकर के विरोध है अध्यादेशों को लेकर के, तो उस पर कोई पॉलिटिकल जवाब देने का आप लोगों का प्लान है, या मंत्रालय ने अध्यादेश जारी कर दिए? मैं तो तमाम सारे बंधुओं को यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कोई भी राज्य सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी किसान संगठन
जब चाहे जैसे चाहे हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। उनके मन में किसी प्रकार की शंका है तो उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। इन ऑर्डिनेंस को किसान के अनुकूल बनाया है और किसान को फ़ायदा हो इस दृष्टि से बनाया है, और तमाम सारी जो अव्यवस्थाएं रहती हैं उन पर अंकुश लगे, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति हो, इस नियत से इनको बनाया हुआ है। तो मैं उन सबको आग्रह करूंगा कि अगर किसी के मन में शंका है तो हम उनके पास जाकर भी और वो हमारे पास आएँ तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूंगा, उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे और सबको इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गन्ने को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर क्यों छोड़ दिया? मतलब शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर भी उसी में आता है। एक चीनी की राजनीति और एक उस तरह की लॉबी की बात होती है, तो उसको कैसे बाहर छोड़ दिया इससे? अब वो दरअसल जब विचार विमर्श होता है तो अनेक चीज़ें रहती हैं। तो इसी जवाब के साथ तोमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हिंद किसान डायलॉग के लिए हमारे तमाम सारे सवालों के जवाब दिए, जो विवादास्पद मसलों पर भी थे, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़े हुए भी थे, रोज़गार से भी जुड़े थे और लोगों के जीवन को बेहतर करने से जुड़े हुए भी थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हिंद किसान डायलॉग में मैं यही कहूँगा कि हमने कोशिश की आपके लिए उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की जिनके उत्तर आपको देश के कृषि, किसान कल्याण और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री जी से चाहिए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।